हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज़ के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जो मार्क ओरिएंटेड है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की ऋतुएं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कई सारे लोग इस टॉपिक को मध्य प्रदेश की जलवायु के साथ कवर अप करा देते हैं, किंतु मैं इसे सेपरेटली आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। इसी टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और आने वाले समय में इसी टॉपिक से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यदि देखें जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? तो ग्रीष्म ऋतु, दूसरा होता है वर्षा ऋतु और तीसरी जो ऋतु होती है शीत ऋतु। यदि हम संपूर्ण भारत की बात करें तो इसी प्रकार का विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है। जब मैंने आपसे मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की जो जलवायु है किस प्रकार की जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश ही क्या, संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यदि बात करें तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का आगमन कब से होता है? मार्च से ग्रीष्म ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है और जून मध्य तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। उसके बाद यदि देखें वर्षा ऋतु का आगमन, हम जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में 12 जून से मानसून सक्रिय हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं मध्य जून से वर्षा ऋतु का आगमन होता है। और कब तक रहती है? मध्य अक्टूबर तक रहती है, क्योंकि हम एक बात और जानते हैं 15 अक्टूबर को मानसून लौट जाता है, अर्थात कह सकते हैं मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु का समय होता है। शीत ऋतु के यदि बारे में बात करें तो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक किस ऋतु का होता है समय? शीत ऋतु का। कुछ कुछ किताबों के अंतर्गत आपको यहाँ पर मार्च तक देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग प्रकार की किताबें अलग अलग डेटा उपलब्ध कराती है। और यदि देखें सबसे पहले यदि बात करें ग्रीष्म ऋतु के बारे में, हम यदि देखें कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो मार्च से ही ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ क्यों होता है, तो याद रखना 21 मार्च को सूर्य के उत्तरायण होने के कारण जो भूमध्य रेखा होती है, ऐसी रेखा जो पृथ्वी के भूमध्य से अर्थात बीचों बीच से गुजरती है, उस रेखा को तो ही कहते हैं ना कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं, उस तरफ क्या होता है? सूर्य भगवान का आगमन होता है, उसे उत्तरायण कहते हैं। जैसे ही उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, जैसे ही सूर्य भगवान की किरणें थोड़ी सी लंबवत पड़ना शुरू हो जाती है कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा के कारण हमें आगमन देखने के लिए मिलता है ग्रीष्म ऋतु का। और एक बात मैंने आपसे डिस्कस की थी, मध्य प्रदेश की जलवायु में जो कर्क रेखा है ना, उसे हम गर्मी वाली रेखा कहते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से 14 जिलों से होकर गुजरती है। और यदि देखें तो भारत के 8 राज्यों से यह रेखा होकर गुजरती है। इसी रेखा के कारण सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास हमें मध्य प्रदेश और बाकी के अन्य 7 राज्यों को भी होता है। अगला यदि देखें तो वर्षा ऋतु के बारे में बात करें। अभी आपसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मानसून कब से सक्रिय होता है? जो मानसून होता है ना वह 12 जून से सक्रिय होता है, किंतु जून में ज्यादा वर्षा नहीं होती। जुलाई अगस्त तक सबसे ज्यादा वर्षा, सितंबर में थोड़ी वर्षा कम हो जाती है
15 अक्टूबर तक क्या होती है, वर्षा होती है। अर्थात 15 अक्टूबर के मध्य तक वर्षा होती है और 15 अक्टूबर के बाद जैसे ही मानसून वापस लौट जाता है उसके पश्चात हमें देखने के लिए मिलता है प्रारंभ शीत ऋतु का। शीत ऋतु जो होती है मध्य अक्टूबर से शुरू होकर कब तक चलती है, फरवरी तक चलती है। कई सारे किताबों में इसे मार्च तक इसलिए बताया गया है। आप जानते हो हिंदू धर्म का एक सबसे अच्छा त्यौहार है होली, और हम ऐसा कंसीडर करते हैं जब होली आती है और होली का दहन जैसा हो जाता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ से जो हमारा शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु का हम देखें वापस चली जाती है शीत ऋतु। और शीत ऋतु के बारे में होली आप जानते हैं लगभग मार्च के 15 से 20 या कभी कभी फर्स्ट वीक में आती है। उसी कारण कुछ किताबों के अंतर्गत इसका जो समय दर्शाया गया है शीत ऋतु का मार्च तक दर्शाया गया है। अगला यदि देखें 21 जून को जो सूर्य होता है वह क्या होता है, हमारी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह लो या कर्क रेखा कह लो, उस पर पूरी तरीके से लंबवत हो जाने के कारण हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अचानक से ताप बढ़ जाता है। 21 जून के बारे में आपको पता है, इसी 21 जून को विश्व योगा दिवस बनाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन इसी तारीख को होता है। इसी के कारण ऐसा कंसेप्ट बनाया गया है विश्व योगा दिवस, इसी तारीख को मनाया जाता है। किस प्रकार से इसका कंसेप्ट होगा, योगा करोगे तो आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जीवन लंबा होगा। जिस प्रकार से इस दिन पूरा वह जो दिन होता है 21 जून का लंबा होता है, स्वास्थ्य भी लंबा हो, इस प्रकार से उसका कंसेप्ट निकाला गया है। अगला यदि देखें जो उत्तर का मैदान होता है, उत्तर के मैदान के अंतर्गत मैंने आपसे डिस्कस किया था कौन कौन से पठार आते हैं। मध्य भारत का पठार आता है, यह बुंदेलखंड का पठार आता है, और हम देखें रीवा पन्ना का पठार आता है। साथ ही साथ याद रखना यह निवाड़ वाला जो क्षेत्र है, निमाड़ वाला, उसके अंतर्गत खरगोन है, बड़वानी है, बुरहानपुर है, खंडवा है। इन जिलों के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत होता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और यह जो उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत में जो पौने चलती है, जो गर्म पौने होती है, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो वह पौने क्या कहलाती है, लू कहलाती है। अब थोड़ी बात करें टेम्परेचर के बारे में। सर्वाधिक जो तापमान है ना ग्वालियर में ही दर्ज किया जाता है, किंतु यदि आधिकारिक रूप से यदि हम देखें तो किस स्थान विशेष पर कुछ दशकों से जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, हमारे निमाड़ वाले एरिया के अंतर्गत एक जिला है बड़वानी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसी स्थान विशेष की बात करें तो सर्वाधिक तापमान कहां पर दर्ज किया गया है, विदिशा के अंतर्गत वहां पर एक स्थान है, कौन सा, गंजबासौदा। इसमें 48.9 डिग्री सेल्सियस 1995 के अंतर्गत यह तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो आपका यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। अगला यदि देखें सबसे कम तापमान की यदि बात करें, आधिकारिक रूप से यदि देखें जिसकी रिकॉर्ड जिसका है सरकार के द्वारा, सबसे कम यदि तापमान देखें तो शिवपुरी का है। और आप जानते हो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का बड़ा ही खूबसूरत पर्यटन स्थल कहलाता है। जितने भी लोगों के लिए यह स्वर्ग के समान है, पर्यटकों का स्वर्ग हम कहते हैं पचमढ़ी को। आता कहां पर है, यह हमारा होशंगाबाद, और होशंगाबाद के अंतर्गत एक स्थान है पचमढ़ी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसकी खोज फोर्सिथ के द्वारा
की गई थी। अगला यदि देखें, इसके अंतर्गत भी कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आपको बताता हूं, आधिकारिक रूप से सबसे कम तापमान यदि आए तो शिवपुरी ही ऑप्शन लगाना, पचमढ़ी मत लगाना। यदि दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो और यदि शिवपुरी अवेलेबल ना हो तो पचमढ़ी को आप टिक कर सकते हैं। मार्च में सर्वाधिक तापांतर होता है। इस लाइन का अर्थ क्या है? जैसे हम देखें, मार्च के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। दिन के समय हमें सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, किंतु जैसे ही रात हो जाती है, ठंड लगना प्रारंभ हो जाती है। जो ज्यादा गर्मी और जो ज्यादा ठंड का हम यदि अंतर निकाल ले, उसे ही कहा जाता है तापांतर। एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस महीने में दर्ज किया जाता है? तो मार्च में दर्ज किया जाता है। मालवा का ये पठार को शुष्क महाद्वीपीय जलवायु में गिना जाता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कहलाता है और यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कारण क्या है? इधर यदि हम देखें, राजस्थान है और राजस्थान के अंतर्गत रेगिस्तान होने के कारण उसमें तो कम वर्षा होती है और हमारे यहाँ पर इस वाले भाग में भी कम वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए इसे किस अन्य उपनाम से जाना गया? शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के उपनाम से जाना गया। जब मैंने आपसे मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में चर्चा की थी तो आपको बताया था मध्य प्रदेश के मालवा के अंतर्गत किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। चीनी यात्री फाइयान के द्वारा यहाँ की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु की उपमा दी गई है। अगला यदि देखें तो सितंबर अक्टूबर का समय द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का समय कौन सा होता है? तो सितंबर अक्टूबर। आपको मैंने अभी कहा जून में मानसून आया, जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जैसे ही वर्षा की कमी होने लग जाती है, सितंबर और अक्टूबर के अंतर्गत उमस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। हमें उसी प्रकार की गर्मी का आभास जो हमें अप्रैल में मार्च में हो रहा था, उसी प्रकार की गर्मी का आभास सितंबर और अक्टूबर में होने लग जाता है। इसलिए इसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश में यदि बात करें वर्षा की, संपूर्ण बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में, तो वर्षा ऋतु जो है ना, हमारा मध्य प्रदेश हमारे भारत के एकदम बीचों बीच में है। इस कारण दोनों शाखाओं से, अर्थात अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, इन दोनों शाखाओं से हमारे मध्य प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है। कि भारत मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय यदि पूछ ले कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो इंदौर को टिक करना। और इंदौर के अंतर्गत ऋतु वेधशाला है। यदि हम देखें, मौसम से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने का कार्य किस वेधशाला के द्वारा संपन्न किया जाता है? इंदौर वेधशाला के द्वारा संपन्न किया जाता है। यदि बात करें अत्याधुनिक वेधशाला हमें डोंगला के, अर्थात डोंगला में देखने के लिए मिलती है। यह स्थान आता है उज्जैन संभाग के अंतर्गत और इसका जो नाम है, हमारे एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम है आचार्य वराहमिहिर, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आचार्य वराहमिहिर का जन्म हम जानते हैं उज्जैन के कायथा में हुआ था। बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत सबसे अच्छे खगोल शास्त्री माने जाते हैं। अगला यदि देखें तो याद रखना, जो हमारा शीत ऋतु में जो पाला पड़ता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो शीत ऋतु होती है, ठंड होती है, उसमें किस महीने पाला पड़ता है? सर्वाधिक पाला जनवरी माह में पड़ता है। और शीत ऋतु के अंतर्गत जो सर्वाधिक तापांतर होता है -23 डिग्री तक दर्ज किया जाता है। यह बात भी याद रखना। अब बात कर रहे हैं मैप के माध्यम से वर्षा के बारे में।
सबसे कम वर्षा मैंने आपसे अभी कहा, जैसे ही आप पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ करोगे तो पूर्व के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्षा देखने के लिए मिलती है, किंतु जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर आना प्रारंभ करोगे वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण सबसे कम वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इस मालवा वाले भाग में, और खास यदि बात करें ऊपर वाला जो भाग है, मध्य भारत वाला भाग है, हमारे जो जिले है भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, इसमें देखने के लिए मिलती है। और एक महत्वपूर्ण याद रखना, भिंड की एक तहसील है गोहद, इसमें सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। केवल कितने सेंटीमीटर? 55 सेंटीमीटर वर्षा, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश की जो भिंड जिला है उसकी गोहद तहसील है। अगला यदि देखें तो हमारे पास में यह जो पठार है, कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर औसत से जो होती है कम वर्षा होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला यह क्षेत्र कहलाता है। अब यदि बात करें मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 113 सेंटीमीटर। औसत वर्षा किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है? सबसे कम वर्षा वाले स्थानों को ले लिया जाता है और सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थानों को ले लिया जाता है। इनका एवरेज निकाला जाता है, जो कितना है? 113 सेंटीमीटर। अर्थात यदि बात करें 75 से 100 सेंटीमीटर, यह औसत से कम वर्षा हमारे इस रीवा पन्ना के पठार में, और आप कह सकते हो लगभग यह जो बुंदेलखंड वाला जो हमारा भाग है, पठार है, उसमें देखने के लिए मिलती है। अब यदि बात करें औसत से अधिक 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा देखने के लिए मिलती है हमारे इस पठार में। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पठार है, इसलिए यहां पर याद रखना कौन कौन से, मैं आपसे यदि पूछूं कौन कौन से जिले यहां पर आते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं जबलपुर है, नरसिंहपुर है, उसके पश्चात जैसे ही नीचे आ जाओगे शहडोल वगैरह हुआ हमारा, तो इसी भाग के अंतर्गत औसत से अधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की यदि बात करें तो हमारे नीचे वाले जो क्षेत्र है, कौन कौन से जिले हम यदि देखें, बैतूल है हमारा, छिंदवाड़ा है, यहाँ पर सिवनी है, मंडला है, बालाघाट है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र यह क्षेत्र कहलाते हैं। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा इन क्षेत्रों के अंतर्गत रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। और यदि बात करें हमारे इस होशंगाबाद के बारे में, तो होशंगाबाद के अंतर्गत पचमढ़ी है, इसके अंतर्गत 215 सेंटीमीटर वर्षा, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यहां पर रिकॉर्ड दर्ज की गई है। कुछ कुछ किताबों के अंतर्गत यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्थान दिया गया है, इसका मेजरमेंट दिया गया है, किंतु न्यू बुक यदि आप प्रिफर करोगे तो उसमें 213 कहीं 215 सेंटीमीटर वर्षा आपको पचमढ़ी वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगी। उसके साथ ही साथ बात करें कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, हमारा यह जो रीजन देखे नीचे वाला, यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों वाला रीजन है। जैसे ही हम देखें मानसून आता है, मानसून में आर्द्रता होती है, इस आर्द्रता के कारण जैसे ही मानसून इन पर्वतों से टकराता है तो क्या हो जाती है, बरसात होना प्रारंभ हो जाती है और पर्वतों के अंतर्गत एक कीप नुमा आकार होता है। जैसे ही मानसून की हवाएं उस कीप नुमा आकार में प्रवेश कर जाती है, जल्दी से बाहर नहीं निकल पाती। जब तक बाहर नहीं निकलती वहां पर खूब जोरों शोरों से बरसात होती है। इसलिए यही कारण है कि पचमढ़ी जो है पर्वतों के अंतर्गत आता है। पचमढ़ी को हम रानी के उपनाम से भी जानते हैं, सतपुड़ा की रानी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है वाला रीजन हमारे पास में, और लगभग याद रखना यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बारे में बात करते हैं
शीत ऋतु जो होती है तो शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? शियाला कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस और अन्य उपनाम से जाना जाता है? यूनाला के उपनाम से। वर्षा ऋतु को चौमासा के उपनाम से जाना जाता है। शीत ऋतु को अभी कहा सियाला के उपनाम से जाना जाता है। मावठा किसे कहते हैं? शीत ऋतु में यदि वर्षा हो जाए तो उसे कहते हैं मावठा। अभी आपसे कहा 15 अक्टूबर को मानसून वापस लौटता है। अक्टूबर के मध्य तक मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। यदि इस माह में वर्षा यदि गिरती है तो उसे कहा जाता है मावठा। और अभी मैंने आपसे कहा जनवरी के अंतर्गत कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाती है। इसी माह के अंतर्गत शीत ऋतु में हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि खास करके यदि बात करें कौन सा, यह जो हमारा उत्तर का मैदान है इसकी खासियत है गर्मी में अधिक गर्मी एवं ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। यहाँ पर जनवरी माह में पाला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई होंगी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।